तो अभी हम क्या कर लेंगे ना, बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल है उसका भी एक बार रेडियस देख लेते कैसे का। तो बॉडी सेंटर्ड अगर हमें लेना है, तो अगर बॉडी सेंटर्ड का अगर आपको याद है तो एक बॉडी के बीच में एक कंप्लीट एटम रहेगा। मतलब अगर ये मेरा यूनिट सेल है, ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर हमारा एक अवेलेबल रहेगा, ठीक है, और ये एक एटम हमारा यहां अवेलेबल रहेगा और एक एटम हमारा यहां अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आपको कैसे समझना है कि कंसीडर कर लो ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स के यहां पे रखा हुआ है, तो ये एक इस कॉर्नर से निकल रहा है और इस कॉर्नर में आ रहा है। देखो इसको आपको कैसे देखना है ना, ये कंसीडर करो ये हमारा क्यूबिक सेल है, तो ये जो सेंटर्ड में जो बॉडी है ना, एकदम अंदर वाली चीज, मतलब हमें ये वाला एटम पकड़ेंगे और ये वाला एटम पकड़ेंगे, ये वाले नहीं पकड़ने, आपको ये वाला पकड़ना है और ये वाला पकड़ना है। तो ये जो है ना सेंटर्ड वाले, इसके बीच में जो एटम है उन दोनों के बीच का आपको लेंथ निकालना है। तो ये कैसे होगा, ये भी अभी अगर देखा जाए तो इसमें भी हमारे 4R आ रहे हैं, ये भी हमारा अगर एटम देखोगे तो आपको यही एटम्स मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है पता है आपको, इसमें देखो एक तो हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है ना वो थोड़ा अलग है बाकी सबसे। इसमें क्या हो रहा है, इतना लेंथ, ओके, प्लस ये वाला लेंथ, प्लस ये वाला लेंथ, ये जो है ना ये 4 लेंथ आ गए, बीच में ये 3 हमारे लेंथ आ रहे हैं। देखो एक ये वाला ए स्क्वायर आ जाएगा, एक ये वाला ए स्क्वायर आ जाएगा और एक ए वाला स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद में ये यहां पहुंचेगा। मतलब ये वाले डिस्टेंस को, इसको अगर मैं और सिंपल तरीके से अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ये देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं ले आऊं, अगर हमें पता है कि यहां पे सब जगह पे a = b = c है, तो अगर यहां पे एटम जैसा हम लोगों ने निकाला 1 2 3 4, राइट है ना, 4R आ रहे हैं इसमें, तो मैं ऐसा ले सकता हूं 4R² = a² + क्योंकि 3 a² हम लोग ने लेंथ के ले लिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 16R² = 3a², है ना। अभी 3a² मैंने ले लिया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3/16a²। चलो उनका स्क्वायर्स निकाल देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 3/4a, सही है ना। तो इस तरीके से हमें इसका रेडियस मिल गया 3/4a² मिल गया हमें, तो 3√4a मिल गया हमें। तो ये इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू मिल गई। तो अभी हमारे पास क्या है, बॉडी सेंटर्ड है, इसके साथ में हमें फेस सेंटर्ड भी मिल गया है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको और अच्छे तरीके से हम आपको याद रहे उसके लिए मैं आपको एकदम मस्त, एकदम अच्छा सा आपको मेथड बता देता हूं। तो याद करने के लिए आपको क्या करना है ना, सबसे पहले तो यहां पे यूनिट सेल लिख लो। कौन कौन सा आ रहा है आपका, एक तो आपका आएगा सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। ज्यादातर आपको रेडियस के अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप एग्जाम देते हो, जैसे नेट एग्जाम दे रहे हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो, तो उसमें ना ये जो चीज है ना, ये डायरेक्टली आपको पूछी जाती है कि व्हाट विल द स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द फेस सेंटर्ड सेल, और आपको 4 वैल्यू दी जाएगी, तो आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये याद कैसे रखना, उसके लिए मैं आपको एकदम ईजी वे में आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे इसकी रैंकिंग बता दीजिए कि इसके अंदर कितने एटम्स अवेलेबल। पहला सिंपल के अंदर हमारा एक एटम अवेलेबल रहेगा, राइट। फेस सेंटर्ड के अंदर आपको कितने एटम्स अवेलेबल रहेंगे, 4 अवेलेबल रहेंगे। बॉडी सेंटर्ड के अंदर आपको 2 अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप याद करते हो तो आपको इसका जो वैल्यू मिलेगा वो हमें क्या मिला था, R विल बी इक्वल्स टू, R हमें a/2 मिला था। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया थे a/2 मिला था। हो सकता है यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाए कि आपको a की वैल्यू बतानी है और वहां पे रेडियस के साथ में एग्जांपल दे दो, आप ऐसे भी ले सकते हो a =
2r भी ले सकते हो, ठीक है ना। फेज सेंटर की अगर आपको वैल्यू याद रखनी तो आप क्या रखना है, r विल बी इक्वल्स टू r √2 4a, है ना। तो यहां पे आप क्या ले सकते हो, a बाय, ये आप ऐसे भी ले सकते हो, और वैल्यू के साथ में। और अगर आप इसके निकाल दे, जैसे 2 इसके जो हमारी बॉडी थी, तो इसमें हम लोग ने क्या लिया था, 3/2, सॉरी यहां पे आपको आ जाएगा 3/4a, है ना। तो देखो अगर आप याद रखते हो ना, तो इसमें 4 आया, इसमें 4 आया, 2 आया है, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे याद रखो कि आपको 1a है, यहाँ पे 2a और 3 है, यहाँ पे रूट लगाना है आपको और बाय 4 डालना है, और यहाँ पे वैल्यू हाफ डालनी है। एक्चुअली हाफ आप ऊपर वाले का हाफ कर रहे हो, वहां पे 1 आ रहा है, और 1 का अगर आप रूट भी करते हो तो 1 ही आता है आपको। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिल रही है वो ये आपको मतलब 1 1 आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 याद होगा, रूट लगा दो, 2 4 4, तो ये आपको एकदम इजीली आपको सारी ना वैल्यू याद रहेगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a का वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 4√3/a। तो अगर कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में भी अगर आपको पूछा जाता है कि भाई इसका रूट क्या है, सॉरी इसका रेडियस क्या है, तो रेडियस आपको इजीली याद रहना कि लेंथ का हाफ करोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा सेंटर में। वही आपको अगर फेस सेंटर का पूछा जाएगा तो लेंथ के साथ में आपको क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालने को डिवाइड करना है आपको 4 से, सॉरी स्क्वायर रूट आपको निकालना है लेंथ का, और उसके साथ में आपको वैल्यू को डिवाइड करना है। तो सेम चीजें आपको ना, बस ये आप इतना सा जो मैंने छोटा सा जो आपको कोरिलेशन जो साथ में आपको दिखाया ना, जितने एटम अवेलेबल है उसके साथ में वो ध्यान रख लो, तो उसमें आपको पूरी वैल्यू याद रह जाएगी। बस ये आपको नोट डाउन करके रख लीजिए, ज्यादा इजी रहेगा आपको एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको रिवाइज करने के लिए भी इजी पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये हमें रेडियस समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे ना, ये रेडियस तो हम लोग निकाल लेते, लेकिन अगर इसके लिए हमें ना एक चीज पता होनी चाहिए कि उसके अंदर ना ये पैकिंग जो हम लोग बोलते हैं कि पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स कैसे होता है, कोई भी क्रिस्टल्स का पैकिंग कैसे होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल याद रखो, आपको आपकी मम्मी ने बोला है कि हमें मिठाई देनी है, ठीक है, और लड्डू दिए हैं। अब आप क्या करोगे, जनरली देखो एक चीज होती है, अगर आपको अरेंज करना है एक बॉक्स में, अगर आपको लड्डू अरेंज करने तो हमें क्या करना होगा, एक तो आप उनको अरेंज करोगे ऐसा एक एक लाइन में करोगे, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन, ठीक है। अभी आप क्या करोगे ना, ये लड्डू ऐसे ऐसे किए, इसके पास पास में आपने ऐसे ऐसे रख, ठीक है ना, एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, मैंने एक ऐसे रखा लड्डू और एक लड्डू यहां पे रख दिया, ठीक है ना, तो ये यहां पे इस तरीके से भी अरेंजमेंट हो सकती है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं हम लोग पैकिंग, कि कोई भी लटाइस के अंदर, कोई भी लैटिस ले लो, कुछ भी अगर आप सब्सटेंस देते हो तो उसमें पैकिंग कैसे है, एटम्स की पैकिंग किस तरीके से होती है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, अगर कोई भी क्रिस्टल की अगर आप पैकिंग देखते हैं तो वो क्लोजली पैक होते हैं, जितने भी एटम्स रहते हैं ना उसमें पैकिंग में क्या होगा, जो एटम्स रहेंगे, अगर हम लोग बोलेंगे कि पैकिंग ऑफ, ये हमारा टॉपिक का नाम आपको ध्यान में रखना है कि ये है हमारा पैकिंग ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। तो हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है कि पैकिंग जो होती है क्रिस्टल्स की, वो हमेशा जो एक ये ना क्लोजली पैक रहते हैं, लेकिन ये क्लोजली पैक है, ये सारे के सारे जो एटम्स है ना ये क्लोजली पैक्ड है, ये ऐसे रो या ऐसे रो, हमेशा एटम्स क्लोजली पैक रहेंगे। क्योंकि ये क्लोजली पैक क्यों है, जैसा आपको याद है कि एक दूसरे के बीच में जो है कोरिलेशन, जो हमारा कांस्टेंट जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से। और अगर हमें लड्डू अगर ज्यादा अरेंज करने हैं तो हम क्या करेंगे, उसको जितना हो सके उतना हम लोग क्लोज रखेंगे लड्डू को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक ही डब्बे में लड्डू आ सके। तो ये हम लोग जस्ट याद रखो, लड्डू हमारा जो है वो एटम है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो लड्डू भी स्फेरिकल है और हमारे एटम्स भी स्फेरिकल है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी भी अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, हम लोग स्पेरिकल बॉडी कंसिडर करते हैं, स्पेरिकल बॉडी कंसिडर करते हैं। एटम हमारा स्पेरिकल बॉडी रहता है, तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं और क्या करते हैं कि ये जो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो भी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो स्फीयर एक दूसरे को हमेशा टच करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे के टच रहते हैं, नॉर्मली एक दूसरे के टच में रहेंगे। और उसको हम लोग ना, वो स्फीयर्स को हम लोग एवोगैड्रो नंबर से भी मेजर करते हैं कि ये कितना क्लोजली पैक्ड है। उसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर से, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर, हमारा कोऑर्डिनेट नंबर रहता है, उससे हम लोग कंसिडर करते हैं। वो नंबर जितना हाई होगा उतना कॉम्पैक्ट उन लोग का पैकिंग रहेगा। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, अगर एक एटम और दो एटम जब साथ में है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताएगा। जितना नंबर ज्यादा हाई लेवल का नंबर रहेगा, जितना बड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर, उतना ही वो कॉम्पैक्ट है, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। इसको सिंपल अगर बुकिश अगर हमारी बुक वाले लैंग्वेज में कैसा बोला गया है, लॉन्गर द कोऑर्डिनेशन नंबर टाइटर दी कॉम्पैक्टनेस, ऐसा आप बोल सकते हो। तो इसमें क्या बोला गया ना, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और इसमें 3 डायमेंशनल। मतलब ये जो है ना, ये पैकिंग रहती है 1 डायमेंशन पैकिंग, मतलब एक सिंगल लाइन में सारे के सारे एटम्स अरेंज किए हुए। तो यहां पे हमें सिंगल एटम मिलेगा। उसके बाद में अगर हम लोग 2 डायमेंशनल बोलते हैं, तो अगर 2 डायमेंशनल में आपको ऐसा एक स्क्वायर मिल जाएगा वहां पे, ठीक है ना। अगर 3 डायमेंशनल बोलेंगे तो 3 डायमेंशनल में आपको हमेशा क्या, अगर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट रहेगी तो आपको हमेशा हेक्सागोनल अरेंजमेंट उसमें मिलेगी। तो ये हमारी हो गई पैकिंग इफिशियंसी के अंदर। आप समझोगे ना, तो 2 डायमेंशनल में हमें क्या मिलेगा कि क्यूबिक स्ट्रक्चर उसके अंदर मिल जाएगा, हमें सिंपल क्यूबिक लैटिस हमें मिल जाएगा। फिर अगर 3 डायमेंशनल देखोगे तो उसमें आपको ऑक्टा जो हमारा हेक्सागोनल है वो मिलेगा। मतलब ये जैसे जैसे आप पैकिंग का अरेंजमेंट देखोगे ना, तो वैसे वैसे उसके अंदर आपके जो लैटिस है ना, वो फॉर्म होते जाएंगे। हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो पैक एक के नीचे दूसरा आइटम है, तो उसके हिसाब से उसकी अरेंजमेंट देखी जाती है। उसी के हिसाब से हम लोग 1 डायमेंशन में कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, 2 डायमेंशन अगर आप पैकिंग कर रहे हो तो उसमें आपको स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, 3 डायमेंशनल अगर आप लेते हो तो उसमें आपको स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग उनके अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे पैकिंग में आपको क्या क्या, अगर आपको पैकिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लीज एक्सप्लेन द पैकिंग, पैकिंग में आप क्या बोलोगे, दैट पार्टिकल जितने भी है, पार्टिकल ऑफ द क्रिस्टल्स आर क्लोजली पैक्ड, जितने भी रहते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं। थर्ड थिंग आप क्या बोलोगे, वाइल एन इंडिविजुअल पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, ये टच करते हैं एक दूसरे को। they are treated as a hard spherical body which touches their neighboring body को। इसका आप सिंपली अगर आप समझना चाहोगे ना, तो आप एक चीज ये भी समझ सकते, जब हम लोग रेडियस पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि एक सेंटर से दूसरा सेंटर और तीसरा सेंटर। तो ये देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोग ने उसको रेडियस को कंसिडर किया था। उसी तरीके से आपको बस ध्यान रखना कि सारे के सारे स्फेरिकल बॉडीज है वो एक दूसरे को कनेक्टेड है, टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये जो टच रहता है ये हम लोग किससे कंसिडर करते हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेटेड नंबर लेते हैं। अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको किस हिसाब से मेजर किया जाता है, जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना उससे उसको मेजर किया जाता है। तो जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर उतना कॉम्पैक्ट पैकिंग उनका, और उसको हम लोग बोलेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द नेबरिंग बॉडी। लाइक जो बॉडी है उसके बाजू में है, उनकी बॉडी कितनी नजदीक है उसके हिसाब से रहेगा उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो। तो लॉन्गर द कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, क्लोजर द पैकिंग। एकदम सिंपल सेंटेंसेस में आपको सब याद रखना है। सबसे पहले तो आप ये बोल दोगे कि पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को कॉम्पैक्ट रहते हैं, उनके बीच में जो स्पेस रहता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर से हम लोग कंसिडर करते हैं। कोऑर्डिनेशन जितना नंबर ज्यादा होगा उतना ही हमारा कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होगा। तो ये सिंपली हमें पैकिंग समझ में आ गया। इस पैकिंग को हम लोग और डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे कि ये पैकिंग किस तरीके से होती है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, उस सारी चीजें हम लोग ये टॉपिक में देखने वाले हैं।